डीएनए और प्रोटीन है, इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। इसको भी उन्होंने सल्फर का यूज किया था, इसके बाद ही इसको ये समझा पाए थे, वहां पे भी रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया, इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला। इसीलिए एनसीईआरटी ने और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये बाई प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे नहीं है कि ये डार्क में होगी, मतलब इसका काम जो है उसका इसका जो नाम है, नाम इसका डार्क इसके काम से मैच नहीं कर रहा, इसको हम शामिल करते हैं। कार्बोक्सिलेज CO2 होता है, इसमें CO2 की एडिशन होती है और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ हम डार्क रिएक्शन में किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ हम डार्क। तो पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग क्या होती है। अब हम उसके आगे जानेंगे। अब तक हम पढ़ रहे थे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट होती है, पिगमेंट होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। इससे जो हाई एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं ATP और NADPH2 और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये बाई प्रोडक्ट होती है। तो अब यहाँ पे इसके बाद जो पढ़ेंगे हम वो होती है डार्क रिएक्शन। वो होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम CO2 का यूज करके ग्लूकोज बनाएंगे। और जो ATP हमने लाइट रिएक्शन में बनाए थे, ATP और NADPH, इसका यूज करेंगे हम डार्क रिएक्शन। अब हमें ये समझना है कि लाइट रिएक्शन के जो साइमल्टेनियस होती है वही डार्क रिएक्शन भी उसी समय चलती रहती है। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही चलती है, लाइट के प्रेजेंस में ही चलेगी। लाइट रिएक्शन से बनने वाले जो ATP और NADPH2 होते हैं वो इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, डार्क रिएक्शन में सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं। डार्क रिएक्शन का नाम जो है डार्क हो जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन जो है वो डार्क में हो रही है। तो फिर आप बोलेंगे कि जो ATP है और NADPH2 है इसको हम बना के स्टोर कर लें और रात को यूज कर लेंगे। अगर डार्क में ये नहीं चल रही है तो हम इसको बना लेंगे, बना के हम इसको स्टोर कर लेंगे और रात में जब डार्क रिएक्शन चलेगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन हम ये जब ये जानते हैं कि जो सेल होती है उसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो ATP और NADPH2 को स्टोर कर सके। एनर्जी ऐसी चीज होती है जिसको ना आप स्टोर कर सकते हैं, बस ये सिर्फ बनती है और यूज में आ जाती है। तो जब ये लाइट रिएक्शन जब जब चलेगी तो उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो होती है वो डार्क रिएक्शन भी चलती है। आप लोग बचपन से ही जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 5, 6, 7, 8 हर में पढ़ रहे हैं कि हमें जो है रात में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन होता है ये भी फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट होता है। और यहाँ समझने की बात ये है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, यही प्लांट है, ऐसे मान लीजिए ये प्लांट है, इस प्लांट पे हम शाम के 6 बजे तक इस पर लाइट पड़ी और 6 बजे के बाद हम जो है इस पर लाइट देना बंद कर दें, तो जो लाइट रिएक्शन है वो तो सडन बंद हो जाएगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में चलती है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट के बंद होने के हो सकता है 2 मिनट 5 मिनट तक चलती रहे, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन में ATP बने हैं और NADPH2 बने हैं जो बन चुके हैं, यही रिएक्शन डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो ये हो सकता है कि जो है डार्क रिएक्शन कुछ समय तक लाइट की एब्सेंस में चल जाए, ठीक है। उसके बाद डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी। जब लाइट जो ATP और NADPH बने जब इसका यूज हो जाएगा तो जो डार्क रिएक्शन है ये भी बंद हो जाएगी। इसीलिए NCERT ने डार्क रिएक्शन को जो NCERT में दिया गया है उसमें हेडिंग लिखी है। क्या हेडिंग उन्होंने लिखा है? उन्होंने लिखा है वेयर आर द ATP and NADPH2 यूज्ड, ये हेडिंग इन्होंने दिया है। लेकिन हम इसे डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं, लेकिन NCERT इसी डार्क रिएक्शन को जो है इसी डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहती है। बायोसिंथेटिक फेज NCERT ये बोलती है, हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, NCERT जो है इसको बायोसिंथेटिक फेज बोलती है। और ये जो है ये अक्षर जो है NCERT में बोल्ड करके लिखा, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ। और
पहले पैराग्राफ के बाद एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या यह मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब होता है कि मिथ्या। मिसनॉमर जो होता है, मिसनॉमर, तो आप उसका जवाब देंगे यस, क्योंकि ये मिथ्या है। मिथ्या मतलब जैसा नाम है, जैसे ये डार्क नाम है इसका, तो ये ऐसा नहीं है कि ये डार्क में हो रही है, मतलब इसका काम जो है उसके, इसका जो नाम है, ये नाम इसका डार्क इसके काम से मैच नहीं कर रहा है, इसी को हम मिसनॉमर बोलेंगे। तो वहां पे जवाब लिख लेंगे आप एस। ठीक है। जब हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो हम एक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रूबिस्को। इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब इसमें किस कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं। कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 जुड़ता है, इसमें CO2 की एडिशन होती है और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ हम डार्क रिएक्शन में किसको पढ़ रहे हैं, यहाँ हम डार्क रिएक्शन में CO2 को पढ़ेंगे ना। CO2 जो होती है ऐड होती है, तो यहाँ पे हम डार्क रिएक्शन में CO2 को पढ़ते हैं। ठीक है। रूबिस्को फोटोसिंथेसिस का एक ऐसा एंजाइम है जो अपने साथ CO2 को भी जोड़ता है, ऑक्सीजन को भी जोड़ता है, दोनों चीज को जोड़ता है। लेकिन यहाँ हमें CO2 की ज्वाइनिंग पढ़ना है। रूबिस्को जो एंजाइम है ये पाया कहाँ जाता है, ये रूबिस्को जो एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम जो होता है ये पाया जाता है जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सब में रूबिस्को पाया जाता है। और इसी के द्वारा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसी रूबिस्को एंजाइम की मदद से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड। और ये जो रूबिस्को है यही मेन एंजाइम है। रूबिस्को जो है ये मेन एंजाइम है कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल का मेन एंजाइम है, या इसी को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो रूबिस्को होता है ये C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल का जो होता है मेन एंजाइम होता है। इसका मतलब जो होता है ये जो कैल्विन साइकिल होती है ये रन होती है रूबिस्को की प्रेजेंस में। इसका मतलब जो होता है कि जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें जिसमें रूबिस्को पाया जाता है वो सभी ऑर्गेनिज्म रूबिस्को का यूज करके कैल्विन साइकिल के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो रूबिस्को जो होता है इसके बारे में एक बात और जानेंगे, रूबिस्को के बारे में एक बात और जानेंगे, ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है अर्थ में, या हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है। ठीक है। रूबिस्को के बारे में ये जानेंगे। इसे कैल्विन साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैल्विन साइकिल ये चलती है, इसको कैल्विन साइकिल कहा इसलिए जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे कैल्विन साइकिल का नाम पड़ा। ठीक है। मेल्विन कैल्विन ने अपनी स्टडी किस पे किया था, मेल्विन कैल्विन ने अपनी स्टडी एक एल्गी थी क्लोरेला, क्लोरेला जो एक यूनिसेलुलर एल्गी थी, इस पर अपनी स्टडी किया था। यूनिसेलुलर एल्गी थी जिस पर इन्होंने मेल्विन कैल्विन ने स्टडी किया था। इन्होंने जब ये जो क्लोरेला है ये क्लोरेला का क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरेला का क्लोरोप्लास्ट।
इन्होंने क्लोरेला जो एल्गी थी इसके क्लोरोप्लास्ट पे स्टडी किया था। उन्होंने बताया कि जो क्लोरेला के क्लोरोप्लास्ट पे अगर बाहर से CO2 आएगी, अंदर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6। उन्होंने कंक्लूड किया कि जब क्लोरोप्लास्ट को CO2 दिया जाता है तो ग्लूकोज बनता है। मतलब CO2 में वही कार्बन है जो आगे चल के कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। लेकिन अब इन्होंने तो ये बात बता दी, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो उसके लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है। तो मेल्विन केल्विन जो है, मेल्विन केल्विन ये एक बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट। इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक का यूज किया, रेडियो आइसोटॉपिक का यूज किया। इन्होंने रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का यूज किया। जो CO2 में कार्बन थी, CO2 की जो कार्बन थी उसको इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया, रेडियो एक्टिव मतलब C14 लिया। और जो ग्लूकोज बन रहा है उसमें बाद में देखा कि जो ग्लूकोज बना उसमें भी जो कार्बन है वो भी C14 वाली ही है। ठीक है। इन्होंने डार्क रिएक्शन के इंटरमीडिएट को भी बताया, मेल्विन केल्विन ने डार्क रिएक्शन के इंटरमीडिएट को भी बताया, इंटरमीडिएट के बारे में भी बताया कि कौन सा कार्बन कंपाउंड है, कौन कौन सा ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो जिसके द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसी प्रोसेस को जो है केल्विन साइकिल नाम दिया गया। और ये केल्विन साइकिल जो नाम होता है ये इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, मेल्विन केल्विन के नाम पे। और ये काम हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार के आसपास, मतलब 1965 के आसपास ये काम हुआ, जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिए गए थे। उस समय पूरी दुनिया इस रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के जो है विरोध में खड़ी हो गई थी कि हम इस रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक को ही हम बंद कर दें। लेकिन मेल्विन केल्विन और कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इसको विरोध में खड़े थे। उन्होंने ही समझाया इस जो रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक है इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, इन्होंने ही समझाया कि रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या क्या है। उन्होंने बताया कि अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज बंद कर देंगे तो इवोल्यूशन के अंदर लिविंग सिस्टम में होने वाले जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनका मैकेनिज्म हम समझा नहीं पाएंगे। और आज हम किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को समझने का जब प्रयास करते हैं तो हम इसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं। उन्होंने ही समझाया था, मेल्विन केल्विन ने ही समझाया कि जो DNA और प्रोटीन है इनमें से जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, ना कि प्रोटीन। इसको भी उन्होंने सल्फर का यूज किया था, उसके बाद ही इसको ये समझा पाए थे। वहां पे भी रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक का यूज किया, इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला। इसीलिए NCERT ने पेज नंबर 174 पर प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट जहां शुरू हो रही है वहां पर मेल्विन केल्विन का डिस्क्रिप्शन दिया था। और इस साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि NCERT में दिया गया है, तो नीट में ये पूछा जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन के बेसिस पे या बायोसिंथेटिक फेज के बेसिस पे दो टाइप के प्लांट होते हैं, टू टाइप के प्लांट होते हैं, C3 प्लांट और C4 प्लांट। लेकिन एक प्लांट के बारे में हमको और पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं कैम प्लांट। ये दोनों तो NCERT में दिए गए हैं, ये NCERT में नहीं दिया गया है, लेकिन तब भी हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जो C3 प्लांट होते हैं इसके बाद में ही C4 प्लांट आते हैं। मतलब C4 प्लांट जो होते हैं वो एडवांस प्लांट होते हैं C3 से। और जो कैम प्लांट होते हैं ये पैरेलल इवोल्यूशन का रिजल्ट है, मतलब इन्वायरमेंट में जो अपने एडाप्टेशन को लेके आए हैं, ना कि एडवांस कैरेक्टर को लेके। क्योंकि ये जो कैम प्लांट होते हैं ये जीरोफाइट्स होते हैं, जो कि ड्राई कंडीशन में ग्रो करते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है।
इन्वायरमेंट जो होता है वो ड्राई होता है, प्लांट के अंदर तो पानी भरपूर मात्रा में होता है, तो इन्वायरमेंट ही सिर्फ ड्राई होता है, प्लांट प्लांट नहीं ड्राई है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे C3 प्लांट के बारे में और C4 प्लांट के बारे में। C3 प्लांट, C3 प्लांट, इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, प्राइमरी CO2 जो एक्सेप्टर होता है वो RuBP होता है, RuBP जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। RuBP का फुल फॉर्म, RuBP का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज 1,5 बिस फास्फेट, ये होता है। और जो इसका C3 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, वो होता है PGA, PGA जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। इसका फुल फॉर्म होता है फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, यही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए इस प्लांट, इसको जो है हम C3 प्लांट कहते हैं। ये जो चल रहा है इसको हम C3 प्लांट कहते हैं। इसी तरीके से हम C4 के बारे में जानेंगे। C4 प्लांट, इसमें जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है, CO2 एक्सेप्टर, वो PEP पेप होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फास्फो इनाल पायरुवेट। ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, वो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, OAA। ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये होता है। C3 प्लांट के अंदर C3 साइकिल चलती है, इसके अंदर C3 साइकिल चलती है। C4 प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलती है, ठीक है। C3 प्लांट जो होते हैं, C3 प्लांट, इसके अंदर C3 साइकिल चलती है, और सिर्फ एक ही टाइप का सेल होता है, एक ही टाइप के सेल में ये C3 साइकिल चलती है, जिसका नाम होता है मीसोफिल सेल, मीसोफिल सेल। इसमें एंजाइम पाया जाता है रूबिस्को, रूबिस्को। और जो C4 प्लांट होता है, इसमें चलती है C4 साइकिल, लेकिन ये 2 सेल में चलती है, एक हो गया मीसोफिल सेल, एक हो गया बंडल सीट सेल। मीसोफिल सेल और एक हो गया बंडल सीट सेल। इसमें दोनों में अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। एक में पाया जाता है पेप्केज, मीसोफिल में पाया जाएगा पेप्केज, और बंडल सीट में पाया जाएगा रूबिस्को, ठीक है। इसी तरीके से होते हैं कैम प्लांट। कैम प्लांट, कैम प्लांट ने ऐसी एडाप्टेबिलिटी रखी है कि इसमें जो एक ही सेल में जो है काम चलता है, लेकिन इसी सेल में दोनों एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्केज भी
और रूबिस्को भी। दोनों तरीके के एंजाइम जो है इसी में पाए जाते हैं, और ये इसमें सिर्फ एक ही सेल काम करती है जिसको मीसोफिल सेल बोलते हैं, मीसोफिल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं उसमें रूबिस्को एंजाइम जरूर है। इसीलिए रूबिस्को जो होता है मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम होता है ऑन अर्थ। ठीक, हम जानते हैं कि जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, इसमें C3 साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। C4 प्लांट जो होते हैं उसमें C4 साइकिल चलती है। ठीक, लेकिन जो C3 साइकिल होती है, ये सभी जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैल्विन साइकिल का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उन सभी में, सभी प्लांट्स में C3 साइकिल चलती है। मतलब जितने भी आल प्लांट्स होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो C3 हो चाहे वो C4 हो, C4 में भी C3 साइकिल चलती है और C3 में तो C3 चलती ही है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो C3 प्लांट होते हैं उसमें C3 साइकिल चलती है, C4 प्लांट में C4 साइकिल चलती है, लेकिन जो C3 साइकिल होती है, ये C3 साइकिल ये सभी पौधों में चलती है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन ही कैल्विन साइकिल से करते हैं। और जो C4 प्लांट होते हैं या C4 साइकिल जो होती है, इसमें जो है फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इससे जो है इस साइकिल से फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। C4 जो साइकिल होती है वो सिर्फ C3 की जो है वो इफिशियंसी बढ़ाती है। ये एक तरीके का एडिशनल प्रोसेस है। फूड तो C3 से ही बनेगा, ये सिर्फ C4 जो होता है ये एक तरीके का एडिशनल प्रोसेस होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुरुआत में जब इन प्रोसेस को पढ़ा गया और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुए, और तो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने, ये प्रोडक्ट, ये जो PGA बना, OAA बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, तो ये जब बना, और ये जो RUBP है, ये RUBP और ये पेपकेस, ये पेप, ये दोनों जो है ये सेल के अंदर पहले से ही प्रेजेंट थे। ठीक है, जब CO2 बाहर से आई, RUBP और पेप से जाके जुड़ी, तो PGA बना 3 कार्बन का कंपाउंड, और OAA बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना 4 कार्बन का कंपाउंड। तो स्टार्टिंग में लोगों को प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में नहीं पता था। ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है ये तो सेल के अंदर प्रेजेंट थे, इसके बारे में लोगों को नहीं पता था। सिर्फ इस प्रोसेस के बारे में पता था कि प्रोसेस ऐसे चलता है, CO2 बाहर से आती है, जुड़ती है और ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। सिर्फ इस चीज के बारे में पता था, प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में नहीं पता था कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये RUBP है कि पेप है। ठीक है, तो पहले जो जिन्होंने बताया था उनको सिर्फ प्रोसेस के बारे में पता था, प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो प्राइमरी एक्सेप्टर को लेकर लोगों ने तीर चलाए, जिसमें एक तीर जो है निशाने पे जाके लगा और दूसरा नहीं। जैसे कि ये C3 प्लांट है, C3 प्लांट है, इन्होंने देखा कि जो पहला जो स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि जो एक कार्बन है वो तो CO2 से आ गई, और जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन कंपाउंड है। मतलब इन्होंने देखा कि जैसे कि C3 प्लांट में PGA बना, ये 3 कार्बन का कंपाउंड था। इन्होंने कहा कि जो इसमें 3 कार्बन में से एक कार्बन तो जो है CO2 से आ गई, लेकिन एक कार्बन जो है वो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है। ऐसे ही इन्होंने C4 प्लांट के बारे में देखा कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो प्राइमरी स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है। इन्होंने बताया कि जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो बना फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वो 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे एक कार्बन तो CO2 से आती है, लेकिन जो CO2 को एक्सेप्ट करता है वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, तो C4 प्लांट के लिए जो ये कैलकुलेशन थी ये तो सही बैठ गई, C4 प्लांट के लिए जो कैलकुलेशन थी तो सही बैठ गई। लेकिन जो ये C3 प्लांट के लिए थी, ये कैलकुलेशन जब आगे को बायोकेमिकल प्रोसेस चले या बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन हुई, तो ये पता चला कि जो C3 प्लांट है उसमें जो ये
2 कार्बन का कंपाउंड है जो CO2 एक्सेप्टर पहले बताया जा रहा था, ये प्रोसेस ही गलत है। ठीक है, तो बताया गया कि जो यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट करता है वो 5 कार्बन कंपाउंड है जो CO2 को एक्सेप्ट करता है और PGA में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ PGA के 2 मोल बनते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड है जिसके 2 मोल बनते हैं। ये चीज बाद में बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन से ये चीज जाके प्रूफ हुई। ठीक, और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाया, वो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी जो है उसमें पेज नंबर 215 पे जहाँ पे ये हेडिंग पड़ी हुई है, वेयर आर द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड, यहाँ से शुरू होके पेज नंबर 216, ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ तक, इस पैराग्राफ तक आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको बता दिया है। और नई एनसीईआरटी जो है उसके पेज 142 से 143, 142 143 पे ये दिया गया है। ये जितना भी दिया गया है, ये जो भी लिखा गया है, जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, वो सारी चीजें, और जो यहाँ पे बताई गई, देखिए मिसनॉमर, ये यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे इसका जवाब लिख लेंगे यस, इसका जवाब लिख देंगे यस। जितनी भी चीजें हैं शुरू से यहाँ से लेके सारी चीजें आपको बता दी गई हैं इस पूरी हेडिंग में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारी की सारी चीजें। और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केल्विन साइकिल। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, उसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केल्विन साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू।